हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 हिंदी विषय की कृतिका भाग 2 के अध्याय 3 साना साना हाथ जोड़ी के अभ्यास प्रश्न उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 और 2 के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम आपके अध्याय 3 के अभ्यास प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। यानी कि चारों तरफ रोशनी से जगमगाता हुआ जो गंतोक शहर है वो लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। कैसा एहसास करवा रहा था? जादुई एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया है। माना कि लेखिका को ऐसा लग रहा था कि उसका जो अस्तित्व है वो स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन से था। लेखिका के लिए सब कुछ अर्थहीन सा लग रहा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। उसकी जो चेतना है, सोचने समझने की जो क्षमता है, वो मानो शून्यता को प्राप्त कर रही हो। वह सुख की अति दृढ़ता से डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख क्या कर रहा था? प्रदान कर रहा था। लेखिका को मानो सब कुछ मिल गया हो, वो इस तरह उसे वहां पर प्रतीत हो रहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? इसके पीछे कारण क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए उत्तर क्या होगा कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा क्या है? मेहनती है। और उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गंतोक अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती है। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी छोटे छोटे बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने पहले चाय की पत्तियां तोड़ती है। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन क्या है? जीवन बेहद ही कठिन है, पर यहाँ के लोग इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हल पर को क्या बना दिया है? इन्होंने खूबसूरत बना दिया है। और इसी कारण से इस गंतोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? यानी गंतोक में कभी श्वेत सफेद रंग की ध्वजा तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराया जाता है। ये जो अलग अलग रंग की जो पताका या ध्वजा है वो किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करती है वो आपको बताना है। तो उत्तर देखो, जो सफेद पताका है वो सफेद बौद्ध पताका शांति और अहिंसा के प्रतीक है। किसकी? शांति और अहिंसा की। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म के व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताका फहरी जाती है। जब भी किसी बौद्ध अनुयायी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति हेतु 108 श्वेत पताका फहराई जाती है। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताका फहरी जाती है। और जब कोई नया कार्य होता है या कोई शुभ अवसर होता है तो उस समय रंगीन पताका फहराई जाती है। इसलिए ये पताका शौक और नए कार्य के शुभारंभ की ओर क्या करती है? संकेत करती है। यदि सफेद पताका फहरी गई है मतलब किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु हुई है, और यदि रंगीन पताका फहरी गई है मतलब कोई शुभ अवसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी है वो आपको बताना है। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या क्या जानकारी बताई है वो आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति की, कि प्रकृति के बारे में क्या बताया है। तो सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जगह जगह पर पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले क्या है? पेड़ है। रास्ते कैसे हैं? बिल्कुल वीरान, संकरे और जलेबी की तरह क्या है? घुमावदार है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बह रहे हैं। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि यहाँ की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है। कि सिक्किम की जो खूबसूरती है उसकी तुलना स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से की जा सकती है। बात करें भौगोलिक स्थिति की तो गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। यहाँ फूलों से लदी वादियां है। रास्तों में कवि लॉन्ग स्टॉक है जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। थोड़ा ऊपर हिमालय पर्वत है।
रास्ते में 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है। पहाड़ी रास्तों पर गहराई गई सफेद ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु तथा शांति का क्या है, प्रतीक है। और रंगीन ध्वजा किसी नए कार्य की शुरुआत को दर्शाती है। बात करें जनजीवन की, तो यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती है। स्त्रियां और बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियां स्वेटर बुनती है, घर संभालती है और खेती करती है। पत्थर तोड़ तोड़कर सड़कें बनाती है। चाय की पत्तियां चुनने बाग में जाती है। बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांधकर रखती है। बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। शाम को अपनी माओं के साथ काम करते हैं। उनका जीवन भी बहुत क्या है, श्रम साध्य यानी मेहनत वाला है। उसने बताया कि सिक्किम के लोग अन्य भारतीयों की तरह घूमते चक्र में अपनी आस्थाएं और अंधविश्वास रखते हैं। तो ये जितिन गार्गी के द्वारा लेखिका को कुछ सिक्किम की भौगोलिक स्थिति, जनजीवन और प्रकृति के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखें। लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। लोग के ये क्या है, लॉन्ग स्टॉक, ठीक है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी, ऐसा क्यों लगा। तो देखें, लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कभी लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है। इसको घुमाने से सारे पाप क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा क्या है, एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब क्या है, सब एक जैसी है। यही विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र में क्या रखता है, बांधे रखता है। इसी कारण लेखिका को पूरे भारत की जो आत्मा है वो एक जैसी दिखाई दी जाती है कि भारत भले ही कितना ही विकसित हो गया हो, लेकिन आज भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की आस्थाओं, पुरानी परंपराओं, पाप पुण्य जैसी इन मान्यताओं में विश्वास किया जाता है। अगला प्रश्न, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। यानी जितिन नार्गे ने जिस तरह लेखिका की हेल्प की, जिस तरह उसकी गाइडिंग की, इसको देखकर आप भी विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल जो गाइड होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखें, नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति क्या था, पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी थी, ठीक है, इसलिए वह क्या था, एक अच्छा गाइड था। अब बात करें कि हमारे विचार के अनुसार एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। वो गुण कौन कौन से देखा। पहला गुण, एक गाइड अपने देश और इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए जिस क्षेत्र का वो गाइड है। दूसरा, उसे वहां की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरी विशेषता, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में क्या हो, सक्षम हो। अगली विशेषता, एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है, ठीक है। तो ये एक कुशल गाइड में सारी विशेषता मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता और बुद्धिमानी से कर सके और अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा भी कर सके। अगली विशेषता, गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। इसके लिए उसे हर उस छोटे बड़े प्राकृतिक रहस्यों व बातों का ज्ञान हो जो उस यात्रा को क्या बनाए, रुचिपूर्ण बनाए। अगली विशेषता, एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में भी क्या बनती है, रुचि बनी रहती है। तो एक कुशल गाइड के अंदर ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखें। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन चीजों की बातें की है, जिन चीजों के बारे में बताया है, वो आपको बताना है। तो इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते हुए रूप को देखा है। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाए हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। हिमालय कई छटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए, कई हल्का पीलापन लिए हुए क्या होता है, प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां है। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त सा हो जाता है, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। तो कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादल में दिखाई देता है, तो कभी कुछ और। कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे,
तो कहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तीस्ता नदी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर लेखिका क्या होगी, भाव विभोर होगी, जिसने उसके हृदय को क्या बना दिया, काव्यमय बना दिया। तो इस तरह लेखिका ने हिमालय के एक बहुत ही सुंदर रूप का वर्णन किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखें। दिया गया है कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। प्रकृति के उस विराट और अनंत स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है, लेखिका को कैसा लगता है, वो आपको बताना है। देखो उत्तर क्या होगा कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। लेखिका चित्र लिखित थी, माया और छाया के अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। उसे लगा कि प्रकृति उसे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्य करने पर तुली हुई है, जीवन के रहस्य करने पर तुली हुई है। इस अद्भुत और अनूठे नजारों ने लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का क्या करा दिया, अनुभव करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश और काल की पारापार से दूर बहती धारा बनकर क्या कर रही हो, बह रही हो, और उसके मन के सारा मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर क्या गई हो, नष्ट हो गई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखें। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए, यानी इस प्रकृति की छटा में या इस प्रकृति के सौंदर्य में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी या ऐसे कौन कौन से आनंद की अनुभूति हुई लेखिका को, जिसके कारण लेखिका का जो मन है बिल्कुल झकझोर हो गया, वो बिल्कुल गदगद हो गई। यानी ऐसे उसने कौन कौन से दृश्य देखे। ठीक है, उन दृश्यों का आपको जिक्र करना है। तो देखें, लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो इस आनंद में भूल चुकी थी, अकस्मात वहां के जनजीवन ने उसे क्या कर दिया, झकझोर दिया। वहां कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, उनकी आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल व क्या थे, हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये हम सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का काम कर रही है, जहां पर जान कब जाए कोई नहीं जानता। इनके लिए वह भोजन मात्र पाने का क्या है, एक साधन है, और हमारे जैसे सैलानियों के लिए मनोरंजन का। दूसरी तरफ उनकी जादू निद्रा जब टूटी तब उसने पहाड़ी बच्चों को उनके लिफ्ट मांगते हुए देखा, उनसे लिफ्ट मांगते हुए देखा। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। स्कूल के पश्चात वे बच्चे मवेशियों को चराते हैं और लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। तीसरा, लेखिका ने जब चाय की पत्तियों को छूते हुए सिक्किमी परिधानों से ढकी हुई लड़कियों को देखा तो बौकू पहने उनका सौंदर्य इंद्रधनुष जैसी छटा बिखेर रहा था, जिसने उसे क्या कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें मेहनत करती हुई इन बालाओं का सौंदर्य क्या लग रहा था, असह्य लग रहा था। तो ये कुछ घटनाएं थी या कुछ दृश्य थे जिससे लेखिका क्या होगी, पूरी तरह झकझोर हो गई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 दिखे। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख कीजिए। यानी सैलानियों को प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को दिखाने के या अनुभव कराने में किन किन व्यक्तियों की भूमिका होती है, वो आपको बताना है। तो सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है, वो होता है एक कुशल गाइड का, जो अपनी जानकारी और अनुभव से सैलानियों को प्रकृति और वहां के स्थानों को क्या कराता है, दर्शन कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि जो भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का जो उद्देश्य है वो क्या हो, सफल हो। अपने मित्रों व सहयोगियों का साथ पाकर यात्रा को और भी रोमांचकारी और आनंदमय बन जाती है। वहां के स्थानीय निवासियों और जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसकी उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को क्या मिलता है, बल मिलता है, क्योंकि यदि वे ना होते तो ये स्थान नीरस बिल्कुल और कैसा लगते, बेजान लगते। तथा सरकारी लोग इस व्यवस्था में संलग्न होते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य का निर्माण करते हैं, ताकि वहां पर सैलानी जाकर क्या कर सके, उस प्रकृति के सौंदर्य को निहार सके। ठीक, आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 देखें। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक स्थिति में क्या भूमिका है। ये जो कथन लिखा गया है कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर आपको बताना है कि जो आम जनता है देश की, वो हमारे देश की आर्थिक प्रगति में कितनी भूमिका निभाती है, वो आपको बताना है। तो देखिए उत्तर। पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती है, उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं।
कईयों के पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। वे सब क्या करते हैं? फिर भी वे सब काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती है। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जीविका रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियां, पुल आदि बनाना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, खानों और कारखानों में काम करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का ये सब काम करते हैं और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो हमारे देश की जो आम जनता है जितना श्रम करती है उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखें। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आप अपनी क्या भूमिका होनी चाहिए? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए वो आपको बताना है। तो देखें, आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। हमारे कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल और रसायन मिले होते हैं, जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ ही घरों से निकलने वाला दूषित जल भी नदियों में ही जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां है वो लगातार क्या हो रही है? दूषित हो रही है। जब नदियों का जल पीने लायक नहीं रहा है, अब नदियों का जो जल है वो पीने लायक नहीं रहा है। इसका जीवंत उदाहरण कौन सी नदी है? यमुना नदी है, जो आज एक नाले में बदल गई है। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगा है, जो किसको? बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है। दूसरे अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे दिन ब दिन क्या हो रहा है? वायु प्रदूषित हो रही है। हमें चाहिए कि हम मिलकर इस समस्या का क्या निकालें? समाधान निकालें। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि वातावरण की शुद्धता क्या हो? बनी रहे। हमें नदियों की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी होना चाहिए, ताकि लोगों में इस प्रदूषण के प्रति क्या हो? जागरूकता फैले और वो प्रदूषण के प्रति जिम्मेदार बने और कम से कम प्रदूषण करे, ताकि हमारा आज का जीवन और आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी क्या बने? सुखदायी बन सके। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 13 देखें। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के ऐसे कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं लिखें। ठीक है, प्रदूषण के हमें दुष्परिणाम बताने हैं कि प्रदूषण के कारण कौन कौन से दुष्परिणाम या हानियां क्या है वो आपको बतानी है। तो प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या बढ़ गई है? अधिकता काफी बढ़ गई है। इसके कारण वायु क्या हो रही है? प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की अनोखी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। जलवायु पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण कहीं पर बारिश की अधिकता होती है तो किसी स्थान पर क्या पड़ता है? सूखा पड़ जाता है। कहीं पर बारिश नाम मात्र की होती है, जिस कारण गर्मी में भी कमी नहीं होती। मौसम पर तो इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखने मिलती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या फिर कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण ही संभव हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ पीने योग्य जल नहीं मिल रहा है और पेट संबंधी अनेकों बीमारियां दिन ब दिन क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है। तो ये सब प्रदूषण के कारण होने वाले क्या है? दुष्प्रभाव है। अगला प्रश्न, कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए। तो कटाव एक स्थान का नाम है, वहां पर कोई दुकान नहीं है, तो ये उसके लिए वरदान क्यों है? क्योंकि अभी यह पर्यटन स्थल नहीं बना। यदि कोई दुकान होती तो वहां सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाता और वे जमा होकर खाते पीते गंदगी फैलाते। इससे वहां पर गंदगी और वहां पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में भी क्या फैलता? प्रदूषण बढ़ जाता। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहां पर स्नोफॉल देख पाई। यही कारण है। इसका कारण क्या है? कि वहां पर प्रदूषण नहीं था। अतः कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए क्या है? एक प्रकार का वरदान ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने जल को इकट्ठा करने की व्यवस्था किस प्रकार की है वो आपको बताना है। तो देखिए, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सदियों में बर्फ के रूप में क्या करती है? जल का संग्रह करती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघल कर जल धारा बनकर नदियों को क्या कर देती है? भर देती है।
तो कहे कि सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था कर रखी है। ठीक। अगला प्रश्न, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देश की बॉर्डर पर बैठे हुए फौजी किन प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं और उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, वो आपको बताना है। तो देश की सीमा पर जहां तापमान गर्मी में -15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, कहां पर, सर्दी में, सॉरी, ठीक है, गर्मी नहीं, यहां पर सर्दी में, जहां पर सर्दी में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस होता है, उस कड़कड़ाती ठंड में भी फौजी क्या करते हैं, पहरा देते हैं, जबकि हम वहां पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। हमारे फौजी सर्दी हो या गर्मी वहीं रहकर देश की सेवा करते रहते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की क्या करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। ठीक। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 3 के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे, उन सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।